हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे अकाउंटेंसी में हम अपना फर्स्ट चैप्टर जो है नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस वो पढ़ेंगे। उसके अंदर हमें एक इम्पॉर्टेंट अकाउंट पढ़ना है, दैट इज इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एक नॉमिनल अकाउंट होता है। नॉमिनल अकाउंट का रूल होता है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में हमें सारे एक्सपेंसेस जो हैं वो डेबिट करने हैं और सारी इनकम्स जो हैं वो हमें क्रेडिट करनी है। लेकिन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाते समय हमें हमेशा एक बात अपने दिमाग में रखनी है कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट जो है वो करंट ईयर से रिलेटेड होता है। यानी कि जितनी भी आइटम्स करंट ईयर से रिलेटेड है, चाहे वो हमें कैश में रिसीव हुई या नहीं हुई, हम उसको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में लिखेंगे। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में हम क्या करते थे, क्योंकि वो एक कैश अकाउंट की तरह ही होता है, कैश बुक की तरह होता है, तो उसके अंदर हम सारी आइटम्स लिखते हैं। कैश जो रिसीव हुआ, चाहे वो लास्ट ईयर का रिसीव हुआ, कुछ आउटस्टैंडिंग था हमें रिसीव हुआ, हमने लिख दिया। नेक्स्ट ईयर का जो एडवांस रिसीव हुआ वो भी लिख दिया। लेकिन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में हमें सारी आइटम्स को वही लिखना है केवल जो करंट ईयर से रिलेटेड है। आउटस्टैंडिंग से जो कुछ रिलेटेड है तो उसको माइनस कर देना है, नेक्स्ट ईयर से रिलेटेड है उसको भी माइनस कर देना है। कुछ भी आगे पीछे का नहीं लिखना है, केवल करंट ईयर से रिलेटेड लिखना है। दूसरी चीज जो हमें इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में याद रखनी है वो ये है कि इसके अंदर केवल रिवेन्यू नेचर के आइटम्स आएंगे। कोई भी आइटम ऐसा नहीं आएगा जो कि कैपिटल नेचर का हो। रिवेन्यू नेचर आप सबको पता है कि जिसके अंदर हम अपने बिजनेस ऑपरेशन से जो रिलेटेड आइटम्स होते हैं उनको हम लिखते हैं। तो हमें दो चीजें बहुत ध्यान में रखनी है कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर बनाते समय केवल करंट ईयर निकालना है कि करंट ईयर से रिलेटेड क्या है, और हमें ये देखना है कि रिवेन्यू नेचर का आइटम क्या है। ठीक है, तो इसमें मैंने लिखा है यहाँ पे, जैसे ये है नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। अब इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में इट इज अ नॉमिनल अकाउंट। इट रिकॉर्ड्स इनकम एंड एक्सपेंडिचर ऑफ रिवेन्यू नेचर ओनली। यानी कि रिवेन्यू नेचर का जो आइटम है केवल वही आएगा और कोई भी आइटम इसके अंदर नहीं आएगा, कैपिटल नेचर का आइटम नहीं आएगा। इट शोज इनकम एंड एक्सपेंडिचर ऑफ करंट ईयर ओनली, यानी कि केवल करंट ईयर का आइटम आना चाहिए। ये फॉर्मेट है इनकम एंड एक्सपेंडिचर का। एक्सपेंडिचर क्या क्या एक्सपेंडिचर हो सकते हैं एक नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के? सैलरीज हो सकता है, रेंट हो सकता है, इंश्योरेंस प्रीमियम, ऑडिट फीस, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, ऑनोरियम, टेलीफोन एक्सपेंसेस, रिपेयर्स, डेप्रिसिएशन, स्पोर्ट्स मटेरियल यूज एंड सरप्लस। ये सरप्लस क्या है? ये सरप्लस जैसे हम 11th क्लास में ट्रेडिंग एंड पीएनएल अकाउंट बनाते हैं। पीएनएल अकाउंट क्यों बनाते हैं हम? पीएनएल अकाउंट बनाते हैं प्रॉफिट निकालने के लिए, नेट प्रॉफिट निकालने के लिए। लेकिन क्योंकि ये नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है तो इसका प्रॉफिट तो नहीं निकल सकता, तो इसका क्या आएगा? इसके अंदर सरप्लस आएगा। जो सरप्लस किसी पार्टनर को नहीं दिया जाता, किसी शेयर होल्डर को नहीं दिया जाता, इसको सिर्फ कैपिटल फंड में बैलेंस शीट में ऐड कर देना है। उसी तरह लॉस नहीं आएगा, क्या आएगा? डेफिसिट आएगा, क्योंकि इसके अकाउंट्स जो हैं वो हमारे फाइनेंशियल अकाउंट्स, जो हमारे प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस के अकाउंट्स हैं उनसे अलग होते हैं। इनकम्स में क्या क्या हो सकता है? सब्सक्रिप्शन, एंट्रेंस फीस, डोनेशन, सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर, हॉल रेंट, सन्ड्री रिसिप्ट एंड ये डेफिसिट है। अच्छा, अब आइटम्स हमें पता चल गई कौन कौन सी आइटम्स आएंगी। इनकम साइड पे हमें इनकम्स कैसे आती हैं? इनकम्स क्योंकि एक नॉन फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, इसमें बिजनेस रन नहीं होता है, तो इसके अंदर हमारे को इनकम्स जो होंगी वो इस तरह से रिसीव होंगी, डोनेशंस की फॉर्म में रिसीव होंगी, कुछ एंट्रेंस फीस कोई दे देगा, सब्सक्रिप्शंस दे देगा, और हमारे जो एक्सपेंडिचर्स होंगे वो इस तरह से होंगे। नाउ अगर ये सब्सक्रिप्शन जो है ये हमारी कौन सी सब्सक्रिप्शन है? जो कि हमारी रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट वाली सब्सक्रिप्शन है, जो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में रिसिप्ट साइड पर दी होगी। अब इस सब्सक्रिप्शन में क्या प्रॉब्लम है? इस सब्सक्रिप्शन में प्रॉब्लम ये है कि इसके अंदर सारा जो पास्ट का रिकॉर्डेड है वो, और जो प्रेजेंट है, जो फ्यूचर है, सब रिकॉर्डेड। जो भी कैश इस साल रिसीव हुआ है वो सब रिसीव इसमें लिखा हुआ है। चाहे पास्ट में हमें कुछ सब्सक्रिप्शन नहीं मिली थी, आउटस्टैंडिंग थी, इस साल मिल गई, वो भी लिखा हुआ है। जो अगले साल की प्रीपेड है वो भी मिल गया, एडवांस में जो है वो भी मिल गया है। तो ये सारी चीजें सब्सक्रिप्शन में हमने लिखी हुई हैं। लेकिन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में केवल करंट ईयर का रिलेटेड आता है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? इसके अंदर एडजस्टमेंट्स करनी पड़ेंगी। एडजस्टमेंट करने के लिए ये याद करना है आपको कि एड आउटस्टैंडिंग एट द एंड। अगर कुछ भी आउटस्टैंडिंग है एंड में, साल के अंत में आउटस्टैंडिंग है,
यानी कि इस साल के अंत में कुछ ऐसी चीज़ है जो कि हमें मिलनी चाहिए थी लेकिन मिली नहीं है, तो दैट मीन्स कि वो इस साल से रिलेटेड है, मिला नहीं है लेकिन है तो इसी साल का, तो इसलिए उसको हमने ऐड करना है। एडवांस एट द बिगनिंग का मतलब है कि साल के शुरू में ही कुछ एडवांस मिल गया था हमें, वो किससे रिलेटेड होगा, इस साल से रिलेटेड होगा, करंट ईयर से रिलेटेड होगा, उसको भी ऐड कर दीजिए। लेस क्या करना है, आउटस्टैंडिंग इन द बिगिनिंग एंड एडवांस एट द एंड, बिल्कुल ऑपोजिट उसका लेस कर देना है। आउटस्टैंडिंग जो भी बिगिनिंग में आउटस्टैंडिंग है उसको लेस कर दीजिए, एडवांस एट द एंड लेस कर दीजिए। सिमिलरली ऐसे ही सैलरीज में हमें एडजस्ट करना है, क्योंकि सैलरीज भी हमें करंट ईयर से रिलेटेड लेनी है। ऐड करना है आउटस्टैंडिंग एट द एंड, लेस करना है आउटस्टैंडिंग इन द बिगिनिंग। इंश्योरेंस प्रीमियम कुछ प्रीपेड है तो माइनस कर दीजिए। करंट ईयर से रिलेटेड जो भी कुछ है वो हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में हम शो करेंगे। तो ये जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट है, इससे रिलेटेड मैं आपको एक क्वेश्चन करा देती हूँ। ये आपकी बुक का क्वेश्चन नंबर इलस्ट्रेशन नंबर 24 है, तो इसको हम एक बार कर लेते हैं। फॉलोइंग इज द समरी ऑफ कैश ट्रांजैक्शंस ऑफ फ्रेंड्स क्लब फॉर द ईयर एंडेड 31 March 2013. Prepare income and expenditure account for the year ended 31st March 2013 and also the balance sheet as at that date. तो हमें एक रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट दिया हुआ है, क्वेश्चन में कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है और हमें उसको लेकर कंसिडरेशन में लेकर हमें इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना है और बैलेंस शीट बनाना है। तो रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट देख लेते हैं हमें कैसे दिया है। कैश इन हैंड दिया हुआ है, ओपनिंग कैश इन हैंड दिया है जो कि हमारा साल के शुरू में कैश इन हैंड है 1,41,300। उसके बाद एंट्रेंस फीस है 55,200। सब्सक्रिप्शंस दिए हुए हैं 2,20,000 के। डोनेशंस हैं 1,06,100 के। इंटरेस्ट है 4,100 और सरप्लस फ्रॉम कल्चरल प्रोग्राम हमें रिसीव हुआ है कुछ 8,200। उसके बाद हमारी पेमेंट्स क्या क्या हैं। पेमेंट्स है रेंट्स एंड टैक्सेस 86,100, सैलरीज 1,09,000, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस 6,200, जनरल एक्सपेंसेस 12,500, बुक्स 31,200, ऑफिस एक्सपेंसेस 45,000, इन्वेस्टमेंट्स 1,40,000, कैश एट हैंड 61,900 एंड कैश at bank 61,900 and cash in hand 43,000. Additional information, in the beginning of the year the club had books worth rupees 3 lakh and furniture worth rupees 58,000. Subscriptions in arrears on 1st April 2012 were 6,000 and 7,000 on 31st March 2013. Rupees 18,000 was due by the way of rent in the beginning as well as at the end of the year. Write off rupees 5,000 from furniture and 30,000 from the books. So these are the additional informations given. From this you have to make income and expenditure account. तो income and expenditure account देखते हैं अब. This is your income and expenditure account. Friends Club income and expenditure account for the year ended 31st March 2013. Income side पे subscriptions received 2,20,000. सब्सक्रिप्शंस रिसीव्ड कितना है 2,20,000. ये वाली सब्सक्रिप्शन कौन सी सब्सक्रिप्शन है, जो कि हमारे रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट में दी गई थी. रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट में 2,20,000 की हमें सब्सक्रिप्शंस दी गई थी. उसी की आइटम्स को हमने क्रॉस में ले जाकर यहाँ पर लिख देना है 2,20,000. ठीक है. अब मैंने क्या बताया फॉर्मेट में कि आउटस्टैंडिंग एट द एंड जो है वो प्लस करना है और आउटस्टैंडिंग इन द बिगनिंग माइनस करना है. एडवांस इन द बिगनिंग माइनस प्लस करना है और एडवांस एट द एंड लेस करना है. सो अब हम एडजस्टमेंट में देखिए. सब्सक्रिप्शंस इन एरियर ऑन 1st April 2012 वर रुपीज 6,000 and 7,000 ऑन 31st March 2013. सब्सक्रिप्शन इन एरियर जो है, सब्सक्रिप्शन इन एरियर मीन्स आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन. तो सब्सक्रिप्शन इन एरियर ऑन 1st April 2012 यानी कि बिगिनिंग में कितनी सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग है 6,000 की आउटस्टैंडिंग है. एंड ऑन 31st March 2013 इज 7,000.
बिगनिंग में सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग इज 6000 एंड एट द एंड इज 7000. तो एट द एंड वाली जो आप सब्सक्रिप्शन है वो ऐड कर देंगे, एट द बिगनिंग वाली जो सब्सक्रिप्शन है वो लेस कर देंगे. तो 2,20,000 जो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में हमें सब्सक्रिप्शन दी गई थी उसको लिखकर उसके अंदर हम आउटस्टैंडिंग एट द एंड ऐड करेंगे, आउटस्टैंडिंग इन द बिगनिंग माइनस करेंगे, दैट इज 2,21,000. ये समझ आया. उसके बाद हमें क्या करना है, सारी जितनी रिसिप्ट साइड के आइटम्स हैं, क्योंकि वो रिसिप्ट हैं हमारे लिए क्या है, एक तरह से इनकम है, तो उनको हमें कहाँ ले जाना है, इनकम साइड पर ले जाना है, बशर्ते वो हमारे एक रेवेन्यू नेचर की आइटम हो. तो सब्सक्रिप्शंस में हमने एडजस्टमेंट कर दिए. अब हम और देखते हैं कि क्या क्या आइटम्स हैं. ओपनिंग बैलेंस नहीं लिखेंगे. एंट्रेंस फीस जो है हमारी वो है 55,200. तो जो 55,200 है इसके अंदर हमें कोई भी एडजस्टमेंट नहीं दी हुई है एंट्रेंस फीस से रिलेटेड, तो हमने उसको यहाँ पर क्रॉस में इनकम साइड पे लिख दिया है 55,200. उसके बाद हमारा जो भी डोनेशंस हैं हमारी 1,06,100. ये भी हमें रिसीव हुआ है, दिस इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ इनकम, तो इसीलिए हमने इसको क्रॉस में ले जाके डोनेशन 1,06,100 लिख दिया है, क्योंकि इनके अंदर कोई भी हमारे को एडजस्टमेंट नहीं दी गई थी. उसके बाद हमें इंटरेस्ट रिसीव हुआ है 4,100 का. सेम हमने 4,100 इंटरेस्ट हमने क्रेडिट साइड पर लिख दिया है. और सरप्लस, हमें ये सरप्लस हमारा इनकम एंड एक्सपेंडिचर वाला सरप्लस नहीं है, ये हमें कुछ बच गया वाला सरप्लस है कि एक्स्ट्रा हमारे पास सरप्लस बच गया है, वो वाला सरप्लस है फ्रॉम कल्चरल प्रोग्राम 8,200. उसको भी हमने इनकम साइड पर 8,200 लिख दिया है, क्योंकि रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में कभी सरप्लस नहीं आता. सरप्लस मतलब ये किसी प्रोग्राम से हमारे पास एक्स्ट्रा मनी बच गया है वो है. तो सरप्लस जो है हमारा यहाँ पर हमने लिख दिया है. नाउ हमें देखना है पेमेंट साइड. पेमेंट साइड पर हमारा रेंट्स एंड टैक्सेस है. रेंट्स एंड टैक्सेस हमने यहाँ पर लिख दिया है 86,100. जो भी हमारा इनका रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में 86,100 था वो हमने रेंट्स एंड टैक्सेस में लिख दिया है 86,100. 86,100 लिख दिया है. और उसके बाद हमारे पास जो एडजस्टमेंट है वो देखेंगे. एडजस्टमेंट क्या है, एडजस्टमेंट है थर्ड एडजस्टमेंट देखिए, 18,000 was due by the way of rent in the beginning as well as at the end of the year. यानी कि 18,000 रुपए हमारे पास ड्यू हैं by the way of rent in the beginning as well as at the end of the year. यानी कि outstanding at the end, outstanding at the beginning. outstanding at the beginning कितना है, outstanding at the beginning है 18,000 और outstanding at the end है 18,000. दोनों में ही 18,000 है. तो आप क्या करेंगे, दोनों को आप एडजस्ट करेंगे किस तरह से, एड आउटस्टैंडिंग एट द एंड लेस आउटस्टैंडिंग एट द बिगनिंग. ये समझना क्यों जरूरी है, क्योंकि कभी कभी अमाउंट हमेशा ही अमाउंट अलग दिया होगा, एक जैसा नहीं दिया होगा. यहाँ तो इफेक्ट 0 आ रहा है, लेकिन हमेशा 18,000 नहीं दिया होगा, यहाँ पे कुछ और अमाउंट दिया होगा, यहाँ पे कुछ और दिया होगा, जिसके कारण आपका जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर है वो गलत हो सकता है. इसीलिए रेंट्स एंड टैक्सेस या सैलरीज में अगर कोई एडजस्टमेंट है तो उसे करना बहुत जरूरी है. ऐड आउटस्टैंडिंग एट द एंड है तो उसको ऐड कर दीजिए, जैसे कि हमने सब्सक्रिप्शन में किया वैसे ही यहाँ पे करना है. लेस आउटस्टैंडिंग एट द बिगनिंग है, उसको लेस कर दीजिए. ठीक है, ये आ गया आपका अगेन 86,100, क्योंकि दोनों ही सेम है. उसके बाद हमने यहाँ पर दिया हुआ है सैलरीज दिया हुआ है हमें 1,09,000. वो हम यहाँ पर लिख देंगे 1,09,000 में, क्योंकि सैलरी में कोई भी आउटस्टैंडिंग वाली हमारी एडजस्टमेंट नहीं दी गई है. इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस हैं 6,200 के, वो भी एज इट इज लिख दिए हैं. जर्नल एक्सपेंसेस जो है हमारे हैं 12,500, वो भी लिख दिया है. ऑफिस एक्सपेंसेस 45,000, वो भी लिख दिया है. उसके बाद हमारी जो डेप्रिसिएशन है लिखा है फोर्थ एडजस्टमेंट, राइट ऑफ 5,000 फ्रॉम फर्नीचर एंड 30,000 फ्रॉम बुक्स. यानी कि फर्नीचर को हमें डेप्रिशिएट करना है और बुक्स को हमें डेप्रिशिएट करना है. तो बुक्स हमारी हैं 31,200. तो 31,200 हमारी जो बुक्स हैं उसका डेप्रिसिएशन लगाया हमने, और उसमें हमने 30,000 का डेप्रिसिएशन लिख दिया. और फर्नीचर में हमने डेप्रिसिएशन लगाया है कितना, 5,000 का. तो 5,000 का हमने डेप्रिसिएशन लगाया है फर्नीचर में, तो टोटल कम्स टू 35,000. नाउ इतना करने के बाद इसमें इन्वेस्टमेंट्स नहीं आएगा,
कैश एट हैंड नहीं आएगा, कैश इन हैंड नहीं आएगा, क्योंकि ये असेट्स है। असेट्स जो है वो यहाँ पर शो नहीं करने हैं, यहाँ पर केवल पेमेंट शो करनी है जो कि हमारे रेवेन्यू नेचर की है। ठीक है, अब हमने क्या करना है, इसका बैलेंस कर देना है। टोटल आएगा हमारा 3,94,600, जिसमें से हमारा सरप्लस निकल कर आया 1,08,000। इतना समझ आया? यानी कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में हमें केवल करंट ईयर की आइटम्स लिखनी है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में हमें केवल रेवेन्यू नेचर की आइटम लिखनी है। और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाते समय अब मैं आपको ये बात बता रही हूँ कि जो भी रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट दिया होगा, रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट दिया होगा, उसको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में क्रॉस में ले जाना है। जो भी यहाँ सारी आइटम्स होंगी वो क्रॉस में ले जाना है इनकम साइड पर, और जो पेमेंट साइड की आइटम्स होंगी केवल रिवेन्यू वाली, वो वाली यहाँ ले जानी है, रिवेन्यू प्लस करंट ईयर। ठीक है, क्रॉस में आपको इसको करना है। ठीक है, अब उसके बाद हम इसके अंदर बैलेंस शीट देखेंगे। बैलेंस शीट में क्या करना है, बैलेंस शीट बनाने के लिए हमें पहले कैपिटल फंड निकालना पड़ेगा। कैपिटल फंड निकालने के लिए हमें ओपनिंग बैलेंस शीट बनानी पड़ेगी। ओपनिंग बैलेंस शीट के लिए सबसे पहले आप देखिए कि कैश इन द बिगनिंग दिया हुआ था हमें 1,41,300। 1,41,300 के बाद जो सब्सक्रिप्शंस आउटस्टैंडिंग है, सब्सक्रिप्शंस आउटस्टैंडिंग इन द बिगनिंग है, वो आ जाएगा सेट साइड पे। बुक्स हैं और फर्नीचर है, वो आ जाएगा। ये सारी चीजें लिखने के बाद हम लोग क्या करेंगे, रेंट आउटस्टैंडिंग लिखेंगे। रेंट आउटस्टैंडिंग जो है वो 18,000 है, और इससे हमारा जो बैलेंस निकल कर आएगा वो आएगा 4,87,300। फिर से बोल रही हूँ, कैश जो हमारा ओपनिंग बैलेंस यहाँ दिया हुआ है रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में 1,41,300, हमने ओपनिंग बैलेंस यहाँ लिख दिया है। सब्सक्रिप्शंस आउटस्टैंडिंग जो है, जो हमारा इनकम से रिलेटेड आउटस्टैंडिंग है, वो यहाँ पर आया है। बुक्स एंड फर्नीचर, बुक्स एंड फर्नीचर हमें एडजस्टमेंट में इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर द क्लब हैड बुक्स वर्थ रुपीज 3 लाख एंड फर्नीचर वर्थ रुपीज 58,000। तो ये दोनों जो बुक्स बिगिनिंग में, क्योंकि हम ओपनिंग बैलेंस शीट बना रहे हैं, बिगिनिंग वाली जो बुक्स और फर्नीचर एसेट्स हैं वो हम यहाँ लिख देंगे। रेंट आउटस्टैंडिंग जितना भी है वो हमने लाइबिलिटी में लिखा है, क्योंकि ये एक हमारा एक्सपेंडिचर था। और उसके बाद कैपिटल फंड, इसका बैलेंसिंग फिगर निकल के आया। बैलेंसिंग फिगर कैसे निकालना है, 5,05,300 माइनस 18,000, जो भी इसका टोटल आएगा 5,05,300 और माइनस जो भी यहाँ पर आइटम्स होंगी उनका टोटल, तो हमारा कैपिटल फंड निकल कर आया। नाउ यू विल यूज दिस कैपिटल फंड इन द बैलेंस शीट। जो ये वाला कैपिटल, पहले आपको ओपनिंग बैलेंस शीट बनानी है वर्किंग नोट्स में। ओपनिंग बैलेंस शीट बनाने के बाद आपको उसको कैपिटल फंड में ले जाना है। कैपिटल फंड में हम ले गए 4,87,300, और उसमें हमने फिर ऐड करना है सरप्लस। जो सरप्लस होगा मैंने बताया था शुरू में कि कैपिटल में ऐड करना है, और डेफिसिट जो है वो कैपिटल में से माइनस करना है। प्रॉफिट नहीं है कि घर ले जाना है, इसको क्या करना है, नेक्स्ट ईयर के लिए हमें बचा के रखना है। तो फिर हमने कैपिटल में ऐड कर दी दिया। अब ये क्लोजिंग बैलेंस शीट बना रहे हैं हम। ये ओपनिंग बैलेंस शीट बनाई थी 1 अप्रैल 2012 को, ये हम क्लोजिंग बैलेंस शीट बना रहे हैं 31 मार्च 2013 की। तो यहाँ पे क्या करना है, सारे आइटम जो भी हमारे ड्यूरिंग द ईयर चेंजेस हुए हैं हम यहाँ पर लेकर आएंगे। अब हमें ये क्लोजिंग बैलेंस दिया हुआ था रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट में, तो क्लोजिंग बैलेंस कैश इन हैंड का लिख दिया है और कैश एट बैंक का लिख